स्टार्ट करेंगे सेकंड आपका सेट, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे बिहार बोर्ड के लिए कि बिहार बोर्ड में क्या क्या आपके क्वेश्चंस जो है ना ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप देखें, एक मिनट, सोडियम जो है, सोडियम ये इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो किस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये तो है सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, आसानी से अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका क्या 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 दिया हुआ है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और सिंपल क्यूबिक। टेट्रागोनल आपके लैटिस स्ट्रक्चर हैं, जो लैटिस कितने टाइप के पाए जाते हैं, 7 टाइप के पाए जाते हैं, लैटिस आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो आपका हो जाएगा क्या, FCC। क्या हो जाएगा, FCC। अब FCC क्या होता है, तो FCC आप देखे होंगे इस तरह से अगर हम लोग बनाएं, अगर हमारा ये क्यूब अगर इस तरह से है तो हर कॉर्नर पे एक एक, हर कॉर्नर पे एक एक, टोटल कितने हो गए 8, और कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे भी जो है ना आपका यहाँ पे रहेगा एक इधर वाला पीछे वाला फेस, ये इधर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस और ये सामने वाला फेस, 6। ठीक है, तो ये होता है आपका FCC, इसको हम लोग FCC कहते हैं। क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। अगर BCC की बात करें, बॉडी सेंटर की बात करें, तो आपका इस तरह से आप बनाते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेंगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जब आप पढ़ने बैठे ना तो इस तरह से आप करें कि अगर FCC है तो ये क्या होगा, BCC है तो क्या होगा। उससे क्या होगा ना कि आप कर तो रहे एक ही क्वेश्चन, लेकिन आपका 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएगा आपके इस तरह के रिवाइज करने से। ठीक है, बॉडी सेंटर बीच में एक जो है ना एक सेंटर रहता है, बीच में रहता है। अब जब बीच में सेंटर रहता है तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर, ये जो एटम है जो बीच में है, ठीक है, वो कितने एटम से घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से घिरा हुआ है। तो अगर यहाँ पे पूछे कि BCC का जो है ना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, तो 8 एटम से घिरा हुआ है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह से रिवाइज करेंगे ना तो आप ऑलरेडी और 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप कर लिए रहेंगे। चलिए, और सेकेंड क्वेश्चन सेम जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब BCC, मतलब ये क्या हो रहा है, BCC में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो वही है कि एक एलिमेंट जो है ना वो कितने एलिमेंट से घिरा हुआ है, तो कितने घिरा हुआ है, 8 एलिमेंट से घिरा हुआ है, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तब अगर आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल्स ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, तो आपका क्यूबिक आपका कौन कौन होता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्यूबिक, आपका ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ना करके ऑर्थोरोम्बिक कहिए, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद टेट्रागोनल, तब आपका मोनोक्लिनिक, तब आपका ट्राइक्लिनिक, उसके बाद आपका हेक्सागोनल, और तब आपका आता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, ये टोटल जो 7 है ना, ये 7 आपके लैटिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से जो है ना आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर हो गया आपका क्या हो गया, आपका 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया, आपके 7 हो गए। चलिए 7। तब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो एब्जॉर्प्शन आप घर में पेंट होते हुए देखे होंगे, पेंट करते समय आप क्या करते हैं, आप क्या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नहीं,
टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं, आप जो ब्रश लेते हैं, जिस ब्रश से पेंटिंग करते हैं, उस ब्रश को दबाते हैं, कस के दबाते हैं और चलाते हैं, मतलब प्रेशर डिक्रीज तो नहीं करते होंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। तब डिक्रीज सरफेस एरिया, अब सर ये एरिया होगा यहाँ पे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया डिक्रीज तो नहीं करते हैं, जितना ज़्यादा हमको ज़्यादा पेंट करना है तो ज़्यादा सरफेस लेते हैं, कम पेंट करना है तो कम सरफेस लेते हैं, ये भी नहीं होगा। तब क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन का रेट जो है ना वो इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, समझने के लिए मान लेते हैं आप जो है ना, आपके पास एक गरम मेटल का प्लेट है, तावा समझ लीजिए, तावा आपका घर का जिस पे रोटी बनाते हैं ना, तावा है, अब वो गर्म है, अब उस पर पेंट आप लगा दीजिए, ठीक है, जब नॉर्मली आप पेंट लगा दीजिए, अब फिर उसको जो है ना स्टोव पे या गैस पे आप उसको ऑन कीजिए, गैस बर्नर को, और चढ़ाइए, क्या होगा, सारा पेंट पिघल के निकल जाएगा। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब चढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एडजॉर्प्शन है वो आपका नहीं होगा। फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल की ये याद रखिएगा, केमिकल में टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तब अगर यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे तो आपका आएगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑलरेडी हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, सीधा टेम्परेचर पे। आर्हेनियस साहब ने ये रिलेशन दिया था, log K2/K1 इक्वल टू ई एक्टिवेशन एनर्जी आपका 2.303 आपका R और 1/T1 माइनस 1/ आपका T2। तो टेम्परेचर के साथ जो है ना यहाँ पे इसका रिलेशन होता है, किसका, रिएक्शन कांस्टेंट का। समझ में आया यहाँ तक में? तो यहाँ तक इस तरह से आप फार्मूला जो है ना आप लिख के जो है ना आप कर सकते हैं। फार्मूला लिख के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप सीधा क्वेश्चन का आंसर रट लेंगे। देखिए आप रटते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि जो है ना रटना छोड़ के जो है ना आप उसको समझने लगे, और जब भी करें तो इस तरह से क्वेश्चन लिखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ें, एक मिनट, कि हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसमें लिखा है आयरन इज अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ करेंगे कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। चूंकि आयरन जो है, आयरन के पास आपका क्या है, आयरन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके, इसके पास 3d6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंफ्यूज करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप कंफ्यूज करेंगे तो समझ लें कि यहाँ पे सिर्फ आयरन के बारे में पूछ रहा है। हिंदी में अगर देखिए कुछ चीज़ का जो है ना आप लोग हिंदी जरूर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आगे हम बताएंगे कहाँ पे कैसे आपको फ़ायदा करेगा। तो आयरन जो है ना वो लोहे के बारे में पूछ रहा है, आपका ये प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ रहा है, सिंपली ये बोल रहा है। जो कि सबसे करेक्ट जो आंसर होगा उसमें होगा फेरोमैग्नेटिक, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, और जो परमानेंट मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं जिसको। तो जो आयरन है वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। फेरी मैग्नेटिक एक टर्म है, ये भी उसी का है, लेकिन इसमें जो है ना लेस मतलब ये फेरो लगता है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम। तो थ्योरी वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे हम, थ्योरी का भी रिवीजन करवाएंगे फिर से, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला है नेक्स्ट, जो 7 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आर्हेनियस इक्वेशन इज, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। अब जब इक्वेशन याद है तो फिर तो आप तो आसानी से कर ही सकते हैं कि ये जो है ना आपका इक्वेशन हो गया, सिंपल सी बात है। K इक्वल टू AE, और ये क्या है तो एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है तो कांस्टेंट, R क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और आपका T क्या है आपका तो टेम्परेचर, A क्या है तो आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, और E क्या है तो एक्सपोनेंशियल है आपका, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और K क्या है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तब है आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाँ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हाँ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ है। क्या है नहीं है तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आप कहेंगे सर तो वेपर प्रेशर तो है, वेपर प्रेशर नहीं है रे बाबा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP जो है ना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और नहीं तो ऑस्मोटिक, डिप्रेशन और एलिवेशन। समझ में आया? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर नहीं है।
तब आगे बढ़िए, इलेक्ट्रोलिसिस इज़ यूज्ड। अब क्लास देखिए, ये जो है ना जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज करते हैं और रिफाइनिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों हो जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज, कोलॉइडल पार्टिकल जो है ऑफ सोप, सोप का जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो वाटर में, तो ये देखिए ये आपको सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, ये अगर याद है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज, अब देखिए यहाँ ऑप्शन यहाँ बी लिखा है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये ऑप्शन ए होगा, ये ए लिखा रहेगा क्योंकि दो बार तो बी नहीं हो सकता ना। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना होता है सोप का, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो निकल जाता है पानी में। तब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ से आपका पूछ रहा है कि मिल्क इज़, अब मिल्क क्या है, तो मिल्क क्या है आपका, तो हमको पता है डिप्रेशन ऑफ फैट इन वाटर, फैट जो है ना वाटर में मिला हुआ है, ठीक है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, फैट मतलब फैट इन वाटर का एग्जांपल है क्या आपका, मिल्क, ठीक है। यहाँ भी ये ऑप्शन ए होगा और ये इधर से बी है और सी है और आपका फिर क्या है, डी है। समझ में आया। चलिए, तब अगर पूछे कि द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज़ ड्यू टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना ये मिसप्रिंट लग रहा है, ऐसे आपके क्वेश्चंस में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर फिर भी रहा एक बार हिंदी वाला जरूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, अच्छा से लिखा हुआ है कि इतना का प्रतिरोधी प्रभाव है, तो किसके कारण है, तो ये लिखा है CH3I के कारण, मतलब एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ इतना इज़, अब ये ऑप्शन ए हो गया यहाँ से, इज़ ड्यू टू, ये समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए में इज ड्यू टू ये वाला एक साथ नजर आएगा, ठीक है। लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, आयोडाइड आयन और आयोडाइड एंड CH3 बोथ, ये बोथ कारण। तो सिंपली आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, फ्री आयोडीन जो वो निकालते हैं जिसके कारण इनका प्रॉपर्टी क्या शो करता है आपका, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक। समझ में आ रहा है। चलिए, तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको कि आपको बस अगर आप पढ़े हुए हैं थ्योरी तो आंसर करेंगे, कुछ में जहां दिमाग लगाना है वहां थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तब आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन पे हैलाइड ग्रुप जो है ना लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे, तो आइसोब्यूटाइल अगर कहें तो आप सीधा ऐसे बना दीजिए, ऐसे, ठीक है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड तो यहाँ लगा हुआ है, ये सेकेंडरी है नहीं, ये प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको प्राइमरी कहते हैं। आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल हो गया ये, और यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। तब नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, अब नियोपेंटाइल है तो एक कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, 4 कार्बन आपके जुड़े हैं और ये आपका यहाँ पे, तो इसको इस ग्रुप को कहते हैं नियो। ये देखिए कमर्शियल नेम के साथ यूज किया है। तब है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, और तब यहाँ पे क्लोरीन, तो मतलब यहाँ जो क्लोरीन जो है वो किस कार्बन पे है, सेकेंडरी कार्बन पे है। ये जो क्लोरीन है ना ये किस कार्बन पे आपका, सेकेंडरी, ये जो कार्बन हो गया आपका सेकेंडरी। देखिए ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये आपका जो है ये भी प्राइमरी कार्बन, ठीक है, जिसपे क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ जो क्लोरीन लगा हुआ है वो क्या है आपका, सेकेंडरी कार्बन, ये जो है आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब हम लोग आगे बढ़ें, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग क्योंकि ये दूसरे पे आ गया है, ठीक है। चलिए, तब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब किसके लिए यूज होते हैं, तो रेफ्रिजरेंट्स के लिए यूज होते हैं, ये बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, तो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं, बहुत पहले यूज होता था, अब हम लोग है ना अब इस सब को यूज नहीं करते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेशन के कारण, इस सब के कारण, तो ओजोन के खतरा था, इसलिए हम लोग अब इसको यूज नहीं करते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अब देखिए अल्काइल हैलाइड्स, तो कोई अल्काइल हैलाइड्स आप बना दीजिए RCl, ये अल्काइल हैलाइड्स किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में, मतलब ROH बन रहा है।
अब ये कौन सा रिएक्शन होगा, तो इलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये इलिमिनेट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऐड भी हो रहा है, मतलब एक हट रहा है, एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो हट रहा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है ना ऐड हो रहा है, और इस चीज़ को कहते हैं क्या है हम लोग, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ना ये एडिशन है, ना डिहाइड्रोजिनेशन है और ना ही इलिमिनेशन है, ये क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन है। कोई दिक्कत नहीं। तब है आगे अगर बढ़ें तो लुकास टेस्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, लुकास टेस्ट को जो है ना हम लोग यूज करते हैं किसको पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है किसको पता लगाने के लिए, तो अल्कोहल को पता लगाने के। लुकास टेस्ट जो है ना अल्कोहल के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ से ये सब आंसर में तो ना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब फेलिंग टेस्ट, अब टेस्ट पढ़ना, ये पॉजिटिव किसके लिए पॉजिटिव होगा, तो एसिटाल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ये टेस्ट होता है, तो अल्डिहाइड के लिए। तो ये सब तो याद ही रहना चाहिए। तब है कौन जो है ना आपका अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता है, नॉट अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें आपका एसिटाल्डिहाइड होगा। क्या होगा आपका, एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एसिटल, ये किसके बात कर रहा है, अंडर नॉट अंडर गोज कलोल कंडेंसेशन, तो ये बेंजल्डिहाइड होगा, सॉरी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। चलिए, जो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, ये नेम रिएक्शन वाले सेक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप नेम रिएक्शन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, ठीक है। कैसे पता सर, आप तो कह दिए, आप कह देंगे तो हम लोग को तो करना ही पड़ेगा ऐसे करके। ये आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं CHO, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे और CH2OH लगाते हैं, यहाँ भी OH और इधर H, यहाँ OH इधर H, यहाँ OH इधर H, यहाँ OH और इधर H, ठीक है, ऑलमोस्ट। तब क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। तो कार्बन कितना, X, ठीक है, मान लीजिए। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं। तो 1 हाइड्रोजन और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, 1 ऑक्सीजन, 2 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 1 5 ऑक्सीजन और 1 6 ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन है और 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है और कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। मतलब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जस्ट आधा है, या हाइड्रोजन जस्ट डबल है, ये H2O। तो मतलब जितना वाटर का ये जो फार्मूला है ना, ये आपका ग्लूकोज का है, ठीक है। चलिए, तब नेक्स्ट, नंबर ऑफ कायरल कार्बन अटैच इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये यहाँ पे आपका आके जुड़ जाए, ये यहाँ पे आके आपका जुड़ जाए, तो कायरल कार्बन बोल रहा है। तो कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जहाँ पे 4 जो है ना अलग अलग आपके यहाँ पे H कह दीजिए, यहाँ पे R डैश, यहाँ R डबल डैश, यहाँ R ट्रिपल डैश, अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ रहे। कोई जरूरी नहीं कि अल्काइल ग्रुप ही रहे, आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक ऐसा कार्बन जिसपे 4 अलग X Y Z और A, 4 अलग अलग ग्रुप जो है ना लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्या नाम है, कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे आपके ग्लूकोज में, तो आपको दिखेगा 4, कितने सेंटर दिखेंगे, 4 सेंटर दिखेंगे, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, इधर वाला ये पूरा एक ग्रुप में काउंट होगा और ये इधर वाला एक पूरा, इस तरह करते करते इन चारों कार्बन पे जो है ना आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब है कि जब आगे जाएंगे यहाँ पे, तो विच ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अब डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। सोडियम इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 1A। ये तो आसान दे दिया, इसमें ग्रुप 2A 2B करके देना चाहिए था, 2 मतलब B ऐसे करके देता ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, लेकिन ये तो क्वेश्चन फिर आपका आसान हो गया ना, ठीक है, ये ऑप्शन A है, ठीक है। चलिए,
अब देखिए यहाँ पे ये तो हाइब्रिडाइजेशन आपको जो हम लोग पढ़ा रहे थे वीडियो में तो बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि ये बहुत हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। चलिए हम लोग XE बनाएंगे, XE, और इस पर 4 फ्लोरीन लगा देंगे, 4 फ्लोरीन लगा दिए, इस तरह से लगा दिए। और हमको पता है कि ये जो है वो है क्या, XE जो है वो क्या है, नोबेल गैस है, और नोबेल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके कितने बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। अब देखिए अगर सिर्फ कार्बन पे 4 बॉन्ड, कोई एलिमेंट कार्बन नहीं, कोई एलिमेंट उस पर 4 बॉन्ड होते तो कैसा स्ट्रक्चर बनता, टेट्राहेड्रल। इसलिए ऑप्शन 1 करके रखा है, ऑप्शन ए में करके रखा है टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन समझिएगा, समझना क्या है कि 4 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर भी है, यहाँ पे ये 2 लोन पेयर भी है, और 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इनका वो क्या बनेगा, आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और इस तरह से आप देखे होंगे बताया जाता होगा, हम लोग वहाँ पे वीडियो वाले में हम लोग है ना ऐसा करके, ऐसा तो स्क्वायर प्लेनर आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है। तो ये सब करके देखें, और हाइब्रिडाइजेशन को तो जरूर कर लें, ये आसानी से जो है ना आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तब है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, कौन फ्री स्टेट में है। तो अब ये तो हाईली रिएक्टिव, ये भी ऑक्साइड के फॉर्म में, ये भी कुछ ना कुछ, तो जिंक है, जिंक से नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड। इसमें तो अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स है वो। अब ग्रुप 2 में कौन है, तो वही है बेमक्कासर 12, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, आपका कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, कार्बन 14 ग्रुप का, ये जो है ना 12th ग्रुप का, ये डी ब्लॉक है, ऐसे भी है, ये डी ब्लॉक है, और आयरन भी आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। चलिए तब है नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें तो विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड है रूम टेम्परेचर, तो ये बोलने का जरूरत नहीं है, मरकरी में हम लोग यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, ये हम लोग थर्मामीटर में जो है ना यूज करते हैं। तब आइए IUPAC नॉमेनक्लेचर पे, IUPAC नॉमेनक्लेचर ये आपको दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ सेक्शन बाय सेक्शन है ना हम करके रखे हैं, आसानी से समझ पाएंगे आप लोग। चलिए तब क्या है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो 2 कार्बन तो इथेन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इथेन कर दें, ठीक है। 2 कार्बन है, इथेन कर दिए। क्यों इथेन कर दिए, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 1 और 2 क्या कहा लगा, 1 और 2 पे 2 वो OL है, OL मतलब अल्कोहल के लिए हम लोग OL यूज करते हैं, तो हम लोग डाई ऑल कह सकते हैं, डाई ऑल। तो डाई ऑल कहाँ पे है, 1 और 2, तो इथेन 1 2 डाई ऑल, या इथाइल तो नहीं कह सकते, इथाइल मतलब ये सेकेंडरी के रूप में यूज होगा। पहले वर्ड रूट इथेन, फिर आपका फंक्शनल ऑल कितना है, 2 है, और कितना है 1 2, तो ये इथेन 1 2 डाई ऑल, समझ में आया। और तब लास्ट जो है आपका कि प्रोटेक्टिव सोल क्या है, तो लियोफिलिक सॉल्यूशन, ये आपका ये आंसर, ठीक है। लियोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, और फोबिक मतलब होता है हेट, तो हेट नहीं रहेगा, प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन है तो लियोफिलिक रहेगा, तभी ना वो अटैच करेगा और तभी वो आपका बनाएगा, समझ में आया। तो ये आपका जो है ना इस तरह से आप एक सेट हम लोग का फिर से हो गया, जिसको कि हम लोग कर रहे हैं, और इसके बाद जो है ना हम लोग तीसरे सेट में पहुंचेंगे, तब हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। बस यही करिए कि क्वेश्चन को जब भी हम लोग जितना सॉल्व किए एक बार फिर से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन बने हैं उस टॉपिक को पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा। आप 70 में से 35 क्वेश्चन तो आराम से, 35 तो बहुत कम हम बोल दिए, 70 क्वेश्चन में से 10 सेट करवाएंगे, उसमें से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपका जो है ना आसानी से आपको मिल जाएगा। आपको करना कितना होता है, 35 क्वेश्चन ही करना होता है, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि 2028 है, तो लगभग ऑलमोस्ट यही सब रहेगा। अब इतना बनाने के बाद अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप है ना कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आप ये जो सेट हम लोग बना रहे हैं 10 से 11 12 सेट बनाते बनाते ऑलमोस्ट इतना तो हो जाएगा कि आपके बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। कुछ रिसेंट में भी करवाएंगे, और लास्ट के समय में कुछ हम लोग एक तरह से गेस क्या कहेंगे, ऑलरेडी आप जब इतना कर लेंगे तो इतने में जो है ना आपका काफ़ी हो जाएगा, आप आसानी से बस प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद साथ में इसके साथ हमारा चलेगा कि चैप्टर वाइज
कि चैप्टर वाइज सर किन किन क्वेश्चंस किन किन पोर्शंस पे ध्यान दें, या अभी तक का क्या ट्रेंड चला हुआ है जो आपको पूछा जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग बताएंगे, बस बने रहिए वीडियो के साथ, आसानी से देखते रहिए। अभी बहुत टाइम है आपका, फिर भी फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, 1 फरवरी से स्टार्ट है, तो अभी भी आपके पास पूरा अगर मिनिमम बोला जाए तो 1.5 महीना बहुत समय होता है। जो नहीं पहले से पढ़े हैं अभी भी लग जाए तो भी काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।